अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का सबक जो है यूनिट नंबर 8 है, जिसमें कॉम्प्रहेंशन चेक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये कॉम्प्रहेंशन चेक क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कॉम्प्रहेंशन का माना होता है समझना। हाँ, चेक यानी चेक करना, तो समझ कर चेक करना। जैसे भी तुमको कोई चीज़ दे दी जिसमें कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ था और उस बोला गया कि उसको पढ़ो, तो तुम बहुत तरह से उसको पढ़ सकते हो ना। एक तो ऐसे बस रीडिंग करके चले गए ना, और एक क्या हुआ कि मतलब तुम कभी क्या क्या करोगे, उसको पढ़ते हुए चले जाओगे। हाँ, क्योंकि इंग्लिश तो पढ़ने आता ही है तुमको। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में कुछ दिए तुमको पढ़ने के लिए, तो तुम पढ़ते चले गए। उसमें कितने सारे अल्फाज ऐसे होंगे जो जिनके माने तुमको पता नहीं, मगर तुम पढ़ते हुए चले गए, ख़त्म कर दिए। तो ये कॉम्प्रहेंशन चेक नहीं हुआ। कॉम्प्रहेंशन का मतलब समझ कर पढ़ना। तो हर एक वर्ड का माना जब तुमको समझ में आएगा, तभी वो क्या बताया जा रहा है उसमें, तभी समझ में आएगा ना। तो कॉम्प्रहेंशन चेक मतलब अच्छे से चेक करना, समझ कर चेक करना, यानी समझ कर पढ़ने को बोलते हैं कॉम्प्रहेंशन चेक। ठीक है। चेक जो अपन करते हैं ना, चेकिंग करना, यानी चेक करने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखना, पढ़ना, ये सब। द कॉम्प्रहेंशन चेकिंग जो होता है इज़ यूजुअली अप्लाइड, ये अप्लाई किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे हमारे आसिफ उस्ताद जाते हैं नेट का एग्ज़ाम लिखने के लिए, या फिर आईएएस ऑफिसर जो लोग बनते हैं, वो लोग जो लिखते हैं एग्ज़ाम, है ना, वो सब क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, 1 लाख 2 लाख लोग आते हैं, कंपटीशन होता है उसमें। और ऐसा एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, उसमें ये सब होता है, कॉम्प्रहेंशन चेकिंग उसमें दिया जाता है। अभी उसकी मिसाल अभी नीचे देंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप लोग को भी, 5वीं वालों को ख़ास तौर पे ये हर एक पेपर में आता है। मतलब 2-3 पैसेज दे देंगे, बोलेंगे पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद आगे जो है ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर क्वेश्चन कैसे होंगे, जो अभी पैसेज पढ़े ना आप लोग, उसी से रिलेटेड होगा। कभी कभी उसमें कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन नीचे जब क्वेश्चन बनाया जाएगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा कि इस मीनिंग का कोई वर्ड आया है क्या ऊपर। तो उसमें तुम्हारे वोकैबुलरी जो होती है वो बढ़ जाती है, वोकैबुलरी का पावर तुम्हारे पास जो है वो उसके अंदर इजाफा होता है। ठीक है। तो ये होता है। फिर अदर इंटरव्यू प्रोग्राम्स अगर कहीं पे इंटरव्यू होता है, तो उस वक्त भी तुमको जो है ना कॉम्प्रहेंशन चेकिंग तुमको जो है दिया जाता है। तो कुछ पेपर दिए जाएंगे, कुछ चीज़ दी जाएंगे, तुमको पढ़ने बोला जाएगा, फिर उसके बाद उससे सवाल किया जाता है तुमसे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन टेस्ट जो होता है उसको पढ़े, वो तुम अगर पढ़ोगे तो क्या होगा, कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। तुमको किन किन चीज़ों में तुमको मदद मिलेगी, तुमको जो वोकैबुलरी तुम्हारी है उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। फिर ग्रामर जो है उसमें इजाफा होगा, एंड लॉजिकल थॉट, और सोचने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। हैं, लॉजिकल थॉट एबिलिटी यानी सोचने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। फिर एक्वायरिंग ए गुड रिजल्ट, अगर तुमको कॉम्प्रहेंशन चेकिंग में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, बेहतरीन नतीजा चाहिए, इन सच लाइक एक्सरसाइज, इन तरह के एक्सरसाइज में अगर तुमको बेहतरीन एक नतीजा चाहिए, यानी अच्छे से अगर एक्सेल करना चाहते हो, तो तुम यू हैव टू हैव ए प्रिसाइज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तुमको जो है ना, तुम्हारे अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए। वो क्या, कि जामे तौर पे तुम्हारे अंदर पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रिसाइज रीडिंग यानी जामे तौर पे, मुकम्मल तौर पे पढ़ने की आदत या पढ़ने का हुनर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने का हुनर होना चाहिए। विथ फुल कंसंट्रेशन, पूरे दिल जमी के साथ। कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगा के पढ़ने और समझने की काबिलियत अगर तुम्हारे अंदर है, तो रिज़ल्ट जो है ना इसका बहुत बेहतर आएगा। कॉम्प्रहेंशन चेकिंग का रिज़ल्ट जो होगा वो बहुत बेहतर आएगा, तुम अच्छे से उसको पास कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रैक्टिस पैसेज दिया है, मतलब मैंने अभी ऊपर बताया ना कि कुछ पैसेज दिए जाएंगे, फिर
जो है उसी के मुतालिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसी के बाद आते हैं, फिर वो क्वेश्चन, फिर तुमको वो क्वेश्चन पढ़ के फिर जवाब देना रहता है। तो इससे समझ में आता है कि तुमने कितना समझा है, पैसेज पढ़ के कितना समझा है, समझ रहे हो ना। तो अभी नीचे जो पैसेज दिया जाएगा वो कुछ टफ़ है, थोड़ा सा टफ़ है, तुमको ध्यान लगा के समझने की ज़रूरत होगी, ठीक है। बहुत टफ़ टफ़ अल्फाज आए हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। द अलास्का पाइपलाइंस। अलास्का एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन जानते हैं ना, पानी का पाइपलाइन होता है, भिवंडी वाले तो ज़्यादा ही जानते होंगे, जिसमें पानी पास करते हैं, जहाँ पे डैम वगैरह होता है वहाँ से वो पाइपलाइन जो है आया रहता है, फिर पानी जो सप्लाई किया जाता है पूरे मोहल्ले में पहुँचाया जाता है। तो इस तरह के पाइपलाइन है अलास्का, एक पाइपलाइन का नाम है, ठीक है। तो वो पाइपलाइन में पानी नहीं सप्लाई होता, बल्कि उसमें क्रूड ऑयल जानते हैं आप लोग, एक तरह से समझ लो कि वो ऑयल होता है जो खाम होता है। खाम का माना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहती हैं, जो हम पेट्रोलियम के बारे में शायद आप लोग पढ़े होंगे साइंस में। वो जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेट्रोलियम जो होता है ना, उसके अंदर पेट्रोल, डीजल एंड वैक्स वगैरह उससे निकलता है, बहुत सारी चीज़ें उससे निकलती हैं। मतलब एकदम खाम ऑयल होता है वो, फिर उसको जो है ना रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, फिर उससे अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह उससे निकलती हैं। क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं। जैसे सऊदी अरब वगैरह में वो बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं ना तेल निकलता है उनके में, तो वो तेल, पूरा तेल का मतलब क्या होता है, जो हम सर पे लगाते हैं वो तेल नहीं है, वो जो हम गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना वो तेल है वो। तो वो डायरेक्ट उसी सूरत में नहीं निकलता है कि हम उसको गाड़ी में डाल दिया, डीजल है तो डीजल के तौर पे इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं, बल्कि वो एक क्रूड ऑयल रहता है, मतलब एकदम खाम रहता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, ठीक है। वो एकदम रिफ़ाइन नहीं हुआ रहता है, पहले पहले उसको साफ़ किया जाता है। रिफाइनरी में यानी वो होती कंपनी होती है, उसमें ले जाया जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है, वो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिर अलग अलग चीज़ें उसमें से निकलती हैं, फिर उसको अलग अलग तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जो इस्तेमाल है उसको उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो अलास्का पाइपलाइन जो है ना वो क्रूड ऑयल को सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। तो अब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, वो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे ख़त्म हुई है, उसके बारे में इसमें जो है बताया जाएगा कि बहुत सारे माउंटेन्स से होके गुजरी है, और क्या कहते हैं, खेत खलियान से होके गुजर के वो एकदम बहुत दूर तक पहुंची है। तो देखते हैं। द अलास्का पाइपलाइन स्टार्ट्स। अलास्का पाइपलाइन जो है ना वो स्टार्ट होता है एट द फ्रोज़न एज ऑफ आर्कटिक ओशियन। ओशियन 5 ओशियन है बड़े बड़े, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और क्या अरेबियन, ऐसा कुछ है, ऐसे 4-5 से ओशियन है। अभी मैं आपको बताता हूँ कितने ओशियन जो है, वेट। हाँ, एक है आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो उसमें जो आर्कटिक ओशियन है ना, आर्कटिक बोलो या आर्कटिक ओशियन जो है, तो वो जो ओशियन जो है ना, मतलब वो समुंदर ऐसा है कि उसमें बर्फ़ बहुत है, हैं। वो यूएसए के करीब है, नहीं, अमेरिका के पास है वो। तो अमेरिका वगैरह में बहुत ठंडी होती है ना, तो इसलिए वहाँ समझ लो कि उसके बहुत पार्ट्स जो है ना उसका, उस ओशियन का, आर्कटिक ओशियन का जो पार्ट है ना बहुत, वो उसमें बर्फ़ है, ठीक है। क्योंकि वो उधर आता है, ऊपर साइड में आता है ना, ऊपर साइड में आता है, अपने नॉर्थ पोल में आता है, तो वहाँ पे बहुत ठंडी होती है। तो इसलिए वो ओशियन जो है ना वो बर्फ़ वाला ओशियन है। जो जैसे मतलब जिस ओशियन में अब ये वो बड़ी वाली कश्ती जो बनी थी, क्या नाम है उसका, टाइटैनिक, ऐसे ही ओशियन में वो हुई थी ना, डूब गई थी बर्फ़ वाले ओशियन में। तो वही आर्कटिक ओशियन का जो, हाँ, फ्रोज़न एज ऑफ द आर्कटिक ओशियन। फ्रोज़न एज, फ्रोज़न का माना क्या हुआ, बर्फ़ वाला है, बर्फीला, एड्स यानी किनारा, ऑफ द आर्कटिक ओशियन।
आर्कटिक ओशियन के जो बर्फीला किनारा है, मतलब आर्कटिक ओशियन के बाजू में ही वो जो है बनना शुरू हुआ, वहीं से वो उसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। ओके। और फिर इट स्ट्रेचेस, फिर वो फैलती है, स्ट्रेचेस यानी फैलती, यानी वो कितने कहाँ तक फैली है वो, साउथवर्ड यानी साउथ की तरफ, अक्रॉस द लार्जेस्ट एंड नॉर्थ मोस्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो नॉर्थ साइड में जो स्टेट है, नॉर्थ मोस्ट यानी एकदम नॉर्थ में, नॉर्थ मोस्ट यानी एकदम जैसे अपर मोस्ट को माना सबसे ऊपर ऐसे बोलते हैं ना, तो नॉर्थन मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ साइड में जो स्टेट है और सबसे बड़ा भी है वो स्टेट, वहाँ तक वो फैला हुआ है, ठीक है। इट स्ट्रेचेड साउथ वार्ड अक्रॉस द लार्जेस्ट एंड नॉर्थ मोस्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब साउथ में भी वो फैले, साउथ जो स्टेट है वहाँ से होते हुए वो नॉर्थ स्टेट जो है यूनाइटेड स्टेट वहाँ तक भी पहुँची, मतलब साउथ भी कवर की उसने, और नॉर्थ स्टेट जो है नॉर्थन मोस्ट स्टेट जो है, मतलब एकदम नॉर्थ में जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका है, अमेरिका में जो एकदम नॉर्थ में जो स्टेट है वहाँ तक वो फैली है, ठीक है। एंडिंग, वो ख़त्म कहाँ हुई, एट ए रिमोट यानी दूर, आइस फ्री सी पोर्ट विलेज नियरली। वो कहाँ पे जाके ख़त्म हुई, एक विलेज के पास है, जो आइस फ्री सी पोर्ट विलेज नियरली, दूर जाके, एंडिंग एट ए रिमोट, वो दूर जाके ख़त्म हुई, कहाँ पे दूर ख़त्म हुई है, दूर एक आइस फ्री, मतलब जहाँ पे आइस नहीं है, आई मतलब ये कि अमेरिका वगैरह में जो समुंदर पाए जाते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, आइस वाले होते हैं। तो ये जो जहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, वहाँ एक विलेज है, और वो विलेज के करीब जो है ना एक सी पोर्ट है। सी पोर्ट मतलब समुंदर का बंदरगाह जो बोलते हैं, जहाँ पे कश्तियाँ रुकती हैं। तो आइस फ्री सी पोर्ट है वो, ठीक है, आइस फ्री सी पोर्ट विलेज नियरली, उसके करीब एक विलेज भी है, तो वहाँ पे जाके वो ख़त्म हुई है, ठीक है। फिर 800 माइल्स फ्रॉम वेयर इट बिगिंस, कितने दूरी पे है वो, 800 माइल्स, मतलब 800 मील दूरी पे वाक़ है, मतलब इतने दूर है, इतनी लंबाई है उसकी। इट इज़ मैसिव इन साइज़, बहुत बड़ी है, मैसिव यानी बहुत बड़ी, इन साइज़ में, उससे अगर साइज़ की बात करें तो बहुत बड़ी है। एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, और बहुत ज़्यादा पेचीदा है, टू ऑपरेट, उसको संभालना, उसको संभालना बहुत मुश्किल का काम है, ठीक है। कहीं अगर होल हो गया तो फिर लग गई वाट हैं, चोरी करके कहीं बीच में चोर लोग चोरी करके, मतलब छेद उद कर, जैसे भिवंडी में होता है ना, बीच में पानी लेने के लिए क्या करते हैं झोपड़पट्टी वाले, छेद कर देते हैं, वो पानी जो है वहाँ से निकालते रहते, यूज़ करते रहते, तो उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। द स्टील पाइप, अब जो वो स्टील का बना हुआ, वो जो पाइप लाइन है ना वो स्टील का बना हुआ है, लोखन वगैरह नहीं है, लोहा आयन का इस्तेमाल नहीं बल्कि स्टील का इस्तेमाल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टील का जो पाइप रहता है बहुत मज़बूत होता है। तो और उसको जो है स्टील पाइप इसलिए होता है क्योंकि वो जंग नहीं लगता उसमें। लोहे वगैरह कैसे रहते हैं कि अगर उसमें पानी वगैरह पड़ेगा, जैसे बारिश वारिश होगी तो कुछ दिनों के बाद वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जंग लग जाएगा, फिर वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर उसको छेद करना कोई मुश्किल की बात नहीं, बाद में खुद ही अपने आप उसमें छेद हो जाएगा। तो इसलिए स्टील पाइप है वो। अब बताने की जो स्टील का जो पाइप लाइन है ना वो क्रोसेस, अब वो कहाँ से कैसे कहाँ कहाँ होके गुजरता है वो बताया जा रहा है। क्रोसेस वो पार करता है, मतलब जाता है, विंड स्वेप्ट प्लेन्स, प्लेन का माना जो खाली जगह जो होती है ना उसको बोलते हैं विंड स्वेप्ट, यानी जो जहाँ पे खलियान जैसे बोल सकते हैं, एकदम खाली जगह होती है, हवा बहुत चलती है, वो जगह से होते हुए फिर और कौन सी जगह से होते गुजरते हैं, एंडलेस माइल्स ऑफ डेलिकेट टंड्रे। टंड्रे का माना एक ऐसी जगह है जहाँ पे टंड्रे का माना ये होता है ट्रीलेस हिल, ठीक है, ट्रीलेस हिल मतलब जहाँ पे
पेड़ पौधे ना हो, बड़े 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 पेड़ पौधे ना हो, एकदम छोटे छोटे घास वगैरह होंगे, ऐसा हिल उधर से होते हुए जो है ना वो गुजरती। डेट टॉप्स द फ्रोज़न ग्राउंड, वो जो डेलिकेट टंड्रे जो है ना वो कहाँ है, टॉप्स ऊपर होता है, कहाँ, द फ्रोज़न ग्राउंड, जहाँ पे आइस वगैरह होते हैं ना, जिस ग्राउंड जिस मैदान में आइस आइस होता है बहुत ज़्यादा, तो उसी के ऊपर जो है ना वो होता है, क्या बोलते हैं, टंड्रे होता है। टंड्रे यानी ट्री लेस हिल। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को बहुत मुश्किल हो रहा होगा समझने, क्योंकि इसमें अल्फाज ही ऐसे ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आखिर में उसका मतलब सब समझ में आ जाएगा, फिर जवाब देने में आपको आसानी होगी। ठीक है। डेलिकेट का माना साफ, एकदम क्लियर, हाँ, या खूबसूरत बोल सकते हैं, या अच्छा बोल सकते हैं। तो ट्री लेस, बगैर झाड़ वाले हिल जो होते हैं ना, हिल आप लोग जानते होंगे ना, छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं ना, आप लोग जानते होंगे। डेट टॉप्स द फ्रोज़न ग्राउंड, जो फ्रोज़न ग्राउंड होता है ना उसके ऊपर जो हिल होता है, मगर उसमें ट्री नहीं होता, तो ऐसे ऐसे उसको क्या बोलते हैं, टंडरे बोलते हैं। फिर इट वीव्स थ्रू, और वो गुज़रता है, वीव्स थ्रू यानी वो वीव्स को माना गुज़रना, थ्रू मतलब से, क्रूक्ड कैनियंस, क्रूक्ड यानी टेढ़े मेढ़े, कैनियंस यानी दो पहाड़ के दरमियान का जो हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं कैनियंस, मतलब एक पहाड़ इधर एक पहाड़ इधर। आप लोग देखे होंगे रेगिस्तान, रेगिस्तान में नहीं होता है, जो है ये मिस्र वगैरह में है, ये बड़े बड़े पहाड़ उनके दरमियानी जो रास्ता होता है, जैसे किसी किसी मूवी में भी आप लोग देखे होंगे, उस बीच में से जो है ना बहुत बैल वगैरह, बैल नहीं, भैंस, भैंस या फिर बड़े बड़े जानवर जो है गुज़रते हैं, हैं एकदम दौड़ते हुए गुज़रते हैं, रास्ते में कोई भी आया उसको तो जो है लात मार के उसके ऊपर चढ़ आते हैं, मार डालते हैं। तो वो मैं आपको जो कैनियन वगैरह, फिर उसके बाद टंड्रे क्या है, विंड स्वेप्ट प्लेन क्या है, वो सब मैं आपको जो है अभी भेजूँगा पिक, आप लोग देख लेना। फिर वो गुज़रता है कहाँ से, कैनियन से, क्रूक्ड कैनियन, क्रूक्ड का माना टेढ़े मेढ़े, कैनियन से यानी वो जो पहाड़ के दरमियानी जो रास्ते होते हैं ना उसको बोलते हैं। फिर वो क्लाइम्स, फिर वो चढ़ता है, मतलब कहाँ कहाँ से होके वो गुजर रहा है, पाइप वो बता रहे हैं। क्लाइम्स वो चढ़ता है, शेयर माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर, शेयर माउंटेन्स यानी जो एकदम पथरीले जो पहाड़ होते हैं ना उसके ऊपर से होके गुजरता है। फिर प्लंजस, फिर वो नीचे उतरता है, ओवर रॉकी क्रैक्स, रॉकी क्रैक्स माना जो आप लोग देखते होंगे पहाड़ का जो फेस होता है, फेस मतलब दूर से एक पहाड़ को देखो तो कौन सा जो हिस्सा नज़र आता है ना उसको बोलते हैं क्रैक, हैं। तो उससे होकर वो नीचे उतरता है, पहाड़ पे चढ़ेगा तो फिर नीचे भी उतरना रहेगा ना उसको, तो उधर से वो नीचे उतरता है। मैक्स इट्स वे, फिर वो अपना रास्ता बनाता है, मतलब होके गुजरता है थ्रू थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से होके गुजरता है। एंड पासेस ओवर एंड अंडर, वो गुजरता है ऊपर से नीचे से, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, मतलब कई सौ रिवर्स, रिवर्स यानी नदी, फिर स्ट्रीम्स यानी नहर से होके गुजरता है। कभी वो नहर के ऊपर से गुजरता है, नदी के ऊपर से गुजरता है, कभी उनके अंदर से होके गुजरता है। फिर उसके बाद द पाइप इज़ 4 फीट इन डायमीटर, अगर उसके चौड़ाई की बात करें तो वो कितना, 4 फीट है, चौड़ाई में सिर्फ 4 फीट है। एंड अप टू 2 मिलियन बैरल्स, हाँ, और 2 मिलियन बैरल्स यानी 84 मिलियन गैलन्स, वो जैसे अपन लीटर बोलते हैं ना, तो गैलन एक नापने का आला है, वो माई चीज़ जो होती है उसको नापने का आला है। तो 84 मिलियन गैलन्स बोलो या तो फिर क्या 2 मिलियन बैरल्स बोलो, दोनों का माना सेम है। तो इतना क्रूड ऑयल कैन बी पम्प्ड, वो पंप किया जा सकता है, मतलब सप्लाई किया जा सकता है थ्रू इट डेली, हर दिन कितना सप्लाई किया जा सकता है ऑयल, क्रूड ऑयल, 2 मिलियन बैरल्स बोलो या तो 84 मिलियन गैलन्स बोलो, इतना क्रूड ऑयल हर दिन जो है उसमें से पंप किया जाता है, मतलब एक जगह से वो करके लेके दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत,
फिर इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे और फिर उसके बाद जो है आगे जो क्या बोलते हैं क्वेश्चंस आए हैं उसका आंसर भी ढूंढेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।